वडोदरा में हर साल लगने वाला तिब्बत मार्केट काफी मशहूर है। तिब्बत मार्केट में बेची जाने वाली कुछ बेहतरीन चीजों में शॉल, मफलर, स्वेटर शामिल है। हर साल वडोदरा वासी इस मार्केट का इंतजार करते हैं। तो चलिए वडोदरा शहर में 55 साल से लगने वाले इस मार्केट की कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं। आप वडोदरा में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ पोलो ग्राउंड पर तिबेटियन मार्केट लगता है हर साल यहाँ पर ये लोग जो हैं अक्टूबर से यहाँ पर अपना स्टॉल लगा देते हैं। बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगते हैं और काफ़ी लोगों की भीड़ शुरू हो जाती है। इस वक्त अभी ठंड का माहौल तो शुरू हो ही चुका है, तो लोगों की भीड़ भी अभी धीरे धीरे करके शुरू हो चुकी है। आज हम आपको सैर कराएंगे इस मार्केट की और आपको बताएंगे कि यहाँ पर ऐसी क्या खास वजह है कि लोग यहाँ पर आके इतनी सारी शॉपिंग करके जाते हैं। हर शहर में लगने वाले मार्केट के कुछ हेड होते हैं। वैसे ही वडोदरा के 4 हेड में से एक हेड नवांग चौड़क हैं। चलिए जानते हैं उनसे कि कब से ये बाजार लगने शुरू हुए, इन 4 महीने गुजारा कैसे होता है और किस तरह से हर राज्य में लोग मार्केट लगाते हैं। कितने शहरों में ये मार्केट लगता है हर साल? हमारा जो एसोसिएशन है उसको कहते हैं टिबेटन रेफ्यूजी ट्रेडर्स एसोसिएशन, जो नॉर्थ इंडिया में इसका हेड क्वार्टर्स है। तो उनके अंदर जो रजिस्टर्ड हैं 236 अलग अलग जगह में जहाँ दुकान लगते हैं, इट्स रजिस्टर्ड अंडर TRTA। हाँ जी। और कैसे डिसाइड होता है कि कौन लोग यहाँ पर आएंगे, कितने मार्केट्स लगेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग होते होंगे मार्केट लगाने के वाले, तो यहाँ कौन किस शहर में जाके मार्केट लगाएगा, ये किस तरह से डिसाइड होता है? अब ऐसा है कि ये स्वेटर का बिजनेस हम लोग 1959 से जब इंडिया में शरणार्थी करके आए, तो हमारा तिब्बत में भी ऐसा वुलन गर्म कपड़ा का ऐसा बिजनेस चलता था। तो इंडिया में आने के बाद सब ने, जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अपना अपना एक जगह बाय चांस चुन लिया है, तो उसी के जो पीढ़ी हैं उसी जगह में कंटिन्यू करके आ रहे हैं। हाँ जी। आप यहाँ पर कितने हेड हैं इस वक्त? हम लोग हैं 4 मेंबर्स हैं। और हर शहर में क्या इतने ही मेंबर्स होते हैं या ज़्यादा या कम होते हैं? हर शहर में डिपेंड्स ऑन द पब्लिक कि दुकान कितना बड़ा है, आपका मार्केट कितना बड़ा है, उसके हिसाब से वो लोग मेंबर्स चुनते हैं। किसी में 2 है, किसी में 3 है, मैक्सिमम 4 होगा मेरे में। हाँ जी। यहाँ पर मतलब इंडिया में आकर हर शहर में ये मार्केट लगाने का कोई खास रीज़न है? नहीं, ऐसा है कि ये हमारा जो गर्म कपड़े का काम है, जैसे हमने बोला, हम बहुत ठंडे जगह से आते हैं तिब्बत में, तो वहाँ से हमारे वहाँ पर भी थोड़ा ये बिज़नेस का उनको इसका स्किल है बिज़नेस करना, क्योंकि उस टाइम से हमारे जो बुज़ुर्ग थे सब कुछ ये हाथ से बुनते थे, और उसका जो शीप से उसका जो बाल आता था उसको जो ऊन में बदलते थे, वो सब हाथ से करते थे। तो वहाँ से वो ट्रेडिशन आ रहा है गर्म कपड़े का बेचने का। हाँ जी। यहाँ पर सिर्फ गर्म कपड़े ही मिलेंगे मार्केट में या और भी कुछ वैरायटीज़ यहाँ पर अवेलेबल रहती है? अब ऐसा है कि जब हमारे परदाता लोगों ने स्टार्ट किया तो सिर्फ गर्म कपड़े मिलते थे। अब जनरेशन चेंज हो रहा है, तो जनरेशन चेंज होने की वजह से जो पब्लिक का डिमांड है उसके हिसाब से सामान लाना शुरू हो रहे हैं। कितने साल हुए हैं यहाँ पर ये मार्केट स्टार्ट हुए? आपको तकरीबन याद होगा कितने सालों पहले और क्यों? हाँ जी। अब ऐसा है कि बड़ौदा में शुरू होके लगभग, जहाँ तक मुझे पता है, करीबन 55 साल हो गया होगा। तो यह इस जगह में, इस पर्टिकुलर जगह में, काला भवन में ये मार्केट लग के करीबन 23 साल हो रहे हैं। यहाँ पर आप पहली बार हेड बन के आए हैं या पहले भी आ चुके हैं वडोदरा में? नहीं, मैं तो पहले आ चुका हूँ। मैं तो हर साल 4 महीने के लिए आता हूँ। जैसे 23 साल हो गया मुझे भी, यहाँ 23 साल हो गया यहीं पर।
दुकान लगा के। कैसा लगता है वडोदरा का माहौल आपको? बड़ौदा इट्स वन ऑफ द, जहाँ तक मैंने देखा है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट काम प्लेसेस, शांत जगह और बहुत खूबसूरत जगह है, और ये माहौल बहुत अच्छा है। मीन्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लड़की को डर के जाना पड़ता। हमने ये महसूस किया है कि यहाँ पर जो भी है, रात को जितना बजे 2 बजे रात को निकलो 3 बजे, मीन्स आप बहुत सेफ फील करते हो। लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहता होगा यहाँ मार्केट हाँ, में। बहुत अच्छा रहता है जी हमारा। जैसे आप अभी देख रहे हो, ठंडी का टाइम है, तो ठंडे के टाइम के होने की वजह से यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, मगर ऐसा बहुत है यहाँ पर जो कस्टमर्स कहते हैं कि आपका सामान का क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो हम लोग जो ख़रीद के जाते हैं वो 8 महीने के लिए इस्तेमाल करके फिर हम आपका बेचैनी से इंतज़ार करते हैं कि नेक्स्ट सीज़न आप कब आओगे, क्या नया आइटम लेके आप आओगे। ऐसा करके फिर हमारे यहाँ पर बहुत उनका गुडविल है पब्लिक के साथ। हाँ जी। आप सभी लोग यहाँ पर हर साल आते हैं, तो यहाँ का रहना और यहाँ पर जो गुजारा सब कुछ चीज़ें होती है वो किस तरह से आप करते हैं? नहीं, जैसे हम लोग सब इंडिया में रहने वाले हैं, तो हम ओरिजिन तिब्बत के हैं, पर 1959 के बाद हम यहाँ पर इंडिया में बसे हुए हैं। तो रहना, खाना पीना, सहना सब इंडियन के जैसे हम लोग, जब नया जनरेशन आ रहा है सब वही चल रहा है। वो जो पहले हम लोग वो खाते थे, अब वो चेंज हो गया, दाल रोटी चावल सब्जी सब जैसे इंडियन खाते हैं वैसी है। और ये ज़रूर है कि हम लोग जो गुजराती लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं वो नहीं खाते हम लोग। हाँ जी, बाकी तो नॉर्मल खाना है जो इंडियन का है वही खाना हमारा भी है। 1959 के बाद हमारे जो दलाई लामा जी यहाँ पर उन्होंने शरण लिया था, शरणार्थी बनना पड़ा क्योंकि चीन ने कब्ज़ा किया था यहाँ तिब्बत को 1959 में। उसके बाद दलाई लामा जी के साथ करीबन 70,000 तिब्बतन आए हैं। तो अभी उनका नया जनरेशन का होके हम लोग करीबन 1,70,000 है। ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, 1,70,000 है। उसमें से आधा से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में हैं और आधा हमारे इंडिया में रहते हैं। हाँ जी। ये मार्केट का टाइमिंग क्या रहता है? कब खुलता है और कब तक खुला रहता है रात ये के? हमें परमिशन लेना पड़ता है, लाइसेंस कमिश्नर यहाँ के जो एरिया के कमिश्नर से लेना पड़ता है। तो हमें वहाँ पर सब कुछ लिखना पड़ता है, कितना बजे से कितना बजे तक हम खुलना चाहते हैं, और परमिशन भी उनसे लेना पड़ता है। तो अभी का टाइमिंग है 8:45 सुबह को और रात को 10:30 बजे तक। तो हमने ये बात कर ली और बहुत सारे ऐसे सवाल पूछ लिए जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। आप कई बार यहाँ पर आए होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने ना सुनी हो उनको बताने की हमने कोशिश करी है। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम मार्केट को थोड़ा आपको घुमा लेते हैं। अभी यहाँ पर स्वेटर्स के अलावा हम यहाँ पे थोड़े ट्रेडिशनल और मॉडर्न ड्रेसेस देखने के लिए भी आए हैं। तो चलिए यहाँ पे भी देखते हैं और भी कितनी कितनी वैराइटीज़ हैं आपके पास में। और कौन सी वैराइटीज़ वो भी बता दी जाइए। आपने मैम क्या लेने आई हैं आप यहाँ पे? अभी फिलहाल तो हम यहाँ पे स्वेटर या जैकेट लेने के लिए आए हैं, पर इस टाइम पे कुछ नया काफ़ी ये लोग लेके आए हैं और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। हर साल हम यहाँ से कुछ ना कुछ शॉपिंग करते रहते हैं। कैसा लगता है यहाँ पे शॉपिंग करके? बहुत सारे कपड़े लेके जाते हैं, और क्या फ़र्क लगता है आपको मार्केट और यहाँ पे? नहीं, ऐसे तो काफ़ी सारी जगह पे यही चीज़ मिलती है, पर मतलब फ़र्क रहता है। ये लोग की जो क्वालिटी रहती है काफ़ी अच्छी रहती है, तो हर साल हम लोग यहाँ ये लोग के पास से ही हम लोग लेते हैं। चलिए तो और भी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं।
बहुत लोग शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। मैम आप क्या खरीदने आई हैं यहाँ पे? यहाँ पे जैकेट खरीदने आई हूँ मेरी बहू के लिए। अच्छा, आप बहू हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप दिला रही हैं इनको जैकेट? हाँ हाँ, जैकेट दिला रही हूँ। कितने जैकेट पसंद आए अभी तक? अभी तक तो फिलहाल 2 पसंद आया है। हर साल आते हैं आप यहाँ पर? हाँ, हर साल आते हैं, हम विजिट कर रहे हैं, 1-2 बार तो आते ही हर साल। और कितनी शॉपिंग करके, मतलब पूरी फैमिली के लिए आप यहीं से शॉपिंग करके लेके जाते हैं? यहीं से शॉपिंग करते हैं और बहुत अच्छी शॉपिंग करते हैं। आप मेरे पीछे ये प्रेयर फ्लैग्स देख रहे होंगे। आपने कई घरों में और कई कार्स में ये प्रेयर फ्लैग्स को देखा होगा। इसमें जो सारी चीज़ें लिखी हैं शायद आपको समझ में नहीं भी आ रही होंगी। और नीचे जो प्रेयर फ्लैग्स है उसमें उन्होंने मंत्र लिखा है ओम मणि पद्मे हम। लेकिन इस प्रेयर का क्या मतलब होता है और इस प्रेयर फ्लैग का क्या महत्व होता है ये शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए यहाँ पर नवांग जी से हम जानते हैं। सर, ये जो प्रेयर फ्लैग्स है, मैं देख रही थी काफ़ी लोग यहाँ से अभी खरीद कर ले जा रहे थे, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? ये हमारे बौद्ध में ये बहुत एक वेरी स्ट्रॉन्ग मंत्र है, जो इसको हम लोग मानते हैं कि ये हमारे जो बुद्ध भगवान का अवलोकेतेश्वर जी का है, उनका ये मंत्र है। और ये हम मंत्र मानते हैं कि अगर आप इसको रिसाइट करोगे इवन एक बार, तो आपको पूरा आपका जो पाप है वो धुल जाएगा और आपका अगला जीवन यू विल बी बोर्न एज ह्यूमन बीइंग, जो हम लोग रीइनकार्नेशन में मानते हैं। हम कहते हैं कि अगर आपने पाप ज़्यादा किया है तो आप हेल में जाओगे, अच्छा आपने पुण्य का काम किया हेवन में जाओगे। तो कहते हैं अगर आपने कुछ ऐसी काम किया है जो आपको हेवन में नहीं जाओगे, तो उसके लिए ये मंत्र आप रिसाइट करोगे तो आपका रीइनकार्नेशन में यू विल बी बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। ये कलर है, तो इसका कलर का पूरा मीनिंग होता है, ये होता है हमारा ये इज़ स्काई, ये क्लाउड, ये आग, ये दिस सिग्निफाइज, ईच सिग्निफाइज हमारे एक जो हमारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसको बोलते हैं लुंगता। लुंगता मीन्स ए गुड लक साइन। ये आपने देखा ये घोड़ा है यहाँ पर ना, तो इसको हम बोलते हैं, इसको ये घोड़ा है, ये ब्रिंग गुड लक है ना। ये फ्लाइंग हॉर्स बोलते हैं इसको ना, लुंगता। विंड हॉर्स बोलते हैं इसको। तो हम लोग ये हमारे बुद्धिस्ट में और हमारे टिबेटन ट्रेडिशन में ये बहुत ऊंची जगह में, पहाड़ में हम लोग लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हवा होता है। तो हवा होने से इसका हम लोग बोलते हैं कि इसका हवा में ऐसा इट मूव्स, इसका आपको यू विल गेट ऑल द गुड वाइब्स, आपको सब पॉजिटिविटी आएगा। तो आपने देखा कि कई लोग आपने प्रेयर फ्लैग्स लेकर जाते हैं और आपने कई जगह पर देखा भी होगा, इसे आप अपनी कार में शायद लगाते भी होंगे। और जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि उन्होंने यहाँ पर भी इन फ्लैग्स को लगा कर रखा है, ये उनके लिए गुड लक का एक प्रतीक होता है। जिस तरह से हर धर्म में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिसे एक गुड फॉर्चून माना जाता है, उसी तरह से इनके जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से इसे गुड लक माना जाता है। और यहाँ पर ये सारी जो है वही लगा के रखा हुआ है, प्रेयर फ्लैग्स को ही। और मैंने भी देखा यहाँ पे कई सारे लोग खरीदारी भी कर रहे थे। अब चलिए आगे भी आपको सैर कराते हैं मार्केट की कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं और क्यों इतनी भीड़ लगती है।
यहाँ पर जो लिखा है ना, थैंक यू, विजिट अगेन, ये बात बिल्कुल लागू पड़ती है क्योंकि लोग यहाँ पर जब एक बार खरीदारी करके जाते हैं तो वापस जरूर लौटते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो जानकारी आपको पहुँचाने की कोशिश करी है वो इन्फॉर्मेशन आपने शायद पहले कहीं ना देखी हो और आपको कुछ जानने मिला हो आज की स्टोरी से। आप हर साल वडोदरा में अगर यहाँ रहते हैं तो आप हर साल यहाँ पर आते ही होंगे शॉपिंग करने के लिए, लेकिन इनसे जुड़ी ये बातें शायद आपको ना पता हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल मैं अलविदा लेती हूँ। मैं राजीव व्यास, कैमरामैन प्रवीण तड़वी के साथ। उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ आज आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 3 दिसंबर के दिन वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन को सेलिब्रेट करने का एक ही उद्देश्य है कि वर्ल्ड में जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके द्वारा किए गए जो काम हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उनको सेलिब्रेट करना और आगे इस बात को आगे बढ़ाना, यही इस दिन का उद्देश्य है। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे खास लोगों से मिलाने जा रही हूँ जिन्हें मिलने के बाद जिंदगी को लेकर आपका नजरिया कुछ बदल सा जाएगा। वो क्यों, चलिए मैं खुद आपको बताती हूँ। आज हम आपको बताएंगे इन सबके द्वारा किए गए इनकी लाइफ के अचीवमेंट्स के बारे में और इनके जो डिसेबल होने के बावजूद इन्होंने अपनी जिंदगी में जो हासिल किया है, जो प्रेरणा उन्हें मिली है और जो प्रेरणा वो लोगों को दे रहे हैं, इसके बारे में आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रही हैं अमनदीप कौर जी, जो कि दिव्यांग सखी सहेली एनजीओ की प्रेसिडेंट है। चलिए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। आप ये एनजीओ रन करती हैं, तो मुझे पहले आप बताइए अपने एनजीओ के बारे में। मैम, मेरा ये एनजीओ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और 4 साल से मैं ये रजिस्टर्ड एनजीओ चला रही हूँ और इसमें हम लोग डिसेबल्स के ऊपर काम कर रहे हैं और हर कैटेगरी के जो भी डिसेबिलिटी होती है मैं उनकी हेल्प कर पाती हूँ। और अकेले नहीं, मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो डिसेबल्स भी हैं और वो भी आके मुझे इस एनजीओ में हेल्प करते हैं। मैं स्लम बच्चों को भी फ्री में एजुकेशन देती हूँ वहाँ पर और उनको जो भी नेसेसिटी हो उनकी वो मैं वहाँ पूरी करती हूँ। और मेरे साथ जैसे विधवाएं हैं, लेडीज़ हैं जो बहुत लो पॉवर्टी एरिया से आती हैं और जो डिसेबल्स हैं लेडीज़, उनको मैं वहाँ पर फ्री ट्रेनिंग देती हूँ जिससे वो अपना आगे कुछ कर सकें। जैसे उनको सिलाई सिखाती हूँ, पार्लर के कोर्स करवाती हूँ। ये मेरा सारा एनजीओ में काम चलता है मैम। मेरे साथ में जयश्री शाह भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप क्या करती हैं? मैं सबसे पहले बताऊं कि मैं डिसेबल होने के बावजूद मैंने एमकॉम किया है और फिर दूसरी मास्टर डिग्री एमसीए भी किया है। वो मैंने जॉब के साथ साथ किया है। तो ये सब अचीव करने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी एडजस्टमेंट सब करना पड़ा है। घर का काम हैंडल करना है, नौकरी भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है। और मैंने नौकरी में भी इतना अच्छा किया है कि मुझे 4 बार राज्य सरकार का अवार्ड मिला है, बेस्ट दिव्यांग एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है। और फिर मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एज ए रोल मॉडल। तो पहले मैं थैंक यू वेरी मच वीएनएम को कहना चाहूँगी, क्योंकि जब भी वर्ल्ड डिसेबल डे का जो हमारा रैली शुरू हुआ तो हमारे एडी व्यास साहब थे, उससे हाथों से हमारा ये रैली शुरू हुआ। और ये रैली जो हमारा वर्ल्ड डिसेबल डे का है तो हमें आगे जाने का कुछ रास्ता दिखाते हो, क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना है कि हम दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांग है तो हम सारा कुछ भी कर सकते हैं। और मैं हाउसवाइफ हूँ, सोशल वर्क हूँ, फिर घर में भी थोड़ा कुछ ऐसा कुकिंग का क्लास चलाती हूँ और थोड़ा बिजनेस वूमन भी बोलो, क्योंकि जब भी कुछ विंटर आता है या कुछ कोई भी कुछ होता है, कुछ त्यौहार होता है, कुछ होता है, तो मैं मिठाइयाँ ये सब बना के सब बिजनेस भी घर पे बैठ के करती हूँ। मैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे बड़ौदा कमेटी में मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, ऑनररी जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। मेरी खुद की बात करूँ तो मेरे जो बचपन से जब मैं 1 साल का था तब से पोलियो हुआ था, लेकिन फैमिली सपोर्ट के कारण अच्छा पढ़ सका। मैंने बीकॉम एलएलबी किया है, डीएलपी किया है, डिप्लोमा परफॉर्मिंग आर्ट्स किया है
और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिटायर्ड हुआ। और वहाँ का जो फेलोशिप होता है, हाईएस्ट जो एग्जामिनेशन होता है, वो भी मैंने क्लियर किया है, फेलो ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई का। और मैं पहले 4 साल गवर्नमेंट में जॉब किया, इसके बाद LIC में ज्वाइन हुआ एज एन असिस्टेंट। भगवान की कृपा से और मैनेजमेंट की इससे मेरी काम के हिसाब से मेरे को प्रमोशन भी दिया और मैं लास्ट 2021 में एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिटायर हुआ और 2 साल से मैं रिटायर्ड हूँ क्लास 1 ऑफिसर में। और अभी मैं बीच थोड़ा सिंगिंग का भी शौक़ रखता हूँ, थोड़ा प्रोफेशनल शो भी करता हूँ, तो सिंगिंग का प्रोग्राम करता हूँ। और अभी फुल टाइम थोड़ा सोशल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं हम। आप इतनी अच्छी कोशिशें कर रहे हैं, लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने जो बात कही बहुत ज़रूरी है ये लोगों तक पहुंचना, क्योंकि कई लोग जो हैं जल्दी हार मान जाते हैं अपनी डिसेबिलिटी को लेकर। तो आपको अपनी लाइफ में कैसे प्रेरणा मिली? वही प्रेरणा तो सेल्फ होती है, और दूसरा एक कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है। हमारे में क्या होता है कि देखो, हमको लोग क्या है, इक्वल के साथ हमको कॉम्पीट करने के लिए हमको एक स्टेप ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो ये हम उसके लिए कॉम्पीट कर देंगे। मैंने जो प्रमोशन लिया है वो रिजर्वेशन में नहीं लिया है, नॉर्मल के सारे कॉम्पिटिशन करके ही लिया है। डेट इज़ कि ये अपने को नहीं बताना कि भी हम डिसेबल है तो हम कम है, बस वी हैव टू कॉम्पीट और हमको उससे ज़्यादा प्रूव करना है। आपने कहा कि अभी आप सिंगिंग का भी काम करें, प्रोफेशनली आप प्रोफेशनली भी कर रहा हूँ, मतलब शोज भी कर रहा हूँ, शोज भी कर रहा हूँ। और मैं मुकेश जी का ऐसे गाना गाता हूँ, और मैं प्रोग्राम भी करता हूँ, कराओके भी करता हूँ, और लाइव शो भी अबाउट 30-35 ईयर्स से मैं गा रहा हूँ। कुछ थोड़ा सा एक मुकेश जी का जो गाना है और वो एकदम मोटिवेशनल है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और ये जो ट्यून है ना, वो एडी व्यास साहब के कॉलर ट्यून में था। उनको भी ये मेरे को याद है, यही गाने की कॉलर ट्यून व्यास साहब को, और हम इसी हिसाब से हम VNM व्यास साहब को भी याद कर रहे हैं। और उन्होंने भी बहुत डिसेबल के लिए काम किया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हो कि जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कमेटी जो है बड़ौदा में बनी है, उसका शुरुआत उन्होंने फाउंडर मेंबर है। मेरा क्वेश्चन आपसे भी यही सेम है कि बहुत मुश्किल होता है सेल्फ मोटिवेटेड रहना, तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, क्या प्रेरणा रही है आपकी लाइफ में? तो मैं भी बचपन से, मैं 2.5 साल की थी तब मुझे बुखार आया, तो जल्दी से नहीं मिटा, तो उसके लिए मुझे इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर ने बोला। तो घर वालों ने पहले मना किया, लेकिन नहीं उतर रहा था ना, तो फिर इंजेक्शन लगवा दिया। तो उसका कुछ रिएक्शन आया, उसके हिसाब से मुझे ये पोलियो हो गया। तो 2.5 साल की उम्र से मुझे पोलियो है, तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो फिर मेरे जो दादा दादी है ना, वो किसान थे, तो उन्होंने गांव में रहते थे। उन्होंने सोचा कि अभी ये गांव में ये लड़की रहेगी तो उसका आगे कुछ भविष्य नहीं बनेगा, तो उन्होंने मेरे माता पिता को थोड़े बड़े सिटी में जाने के लिए बोला। तो वहाँ पर जाके मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया, पापा खुद मुझे पढ़ाते थे। पढ़ाई के वक्त मुझे थोड़ी बहुत छोटी मोटी मुश्किलें तो फेस करनी ही पड़ती थी, जैसे कि वॉशरूम जाना है, सीढ़ियों ऊपर वाला क्लास है, तो ये सारी मुश्किल होते हुए भी गुरुजनों का भी पूरा सपोर्ट मिला। तो वो लोग मुझे हेल्प करते थे, पास पड़ोस वालों का भी सपोर्ट मिला, दोस्त लोगों का भी सपोर्ट मिला पढ़ाई के दौरान। गुरुजनों का ऐसे सपोर्ट मिला कि वो मुझे पढ़ाई के लिए बहुत हेल्प करते थे। ट्यूशन क्लास में जो बच्चे जाते थे, मैं नहीं जा पाती थी, तो वो मुझे बोलते थे आप ट्यूशन वाली जो नोट्स है ना, आप अपने आप वो क्लियर करो। और जब भी स्पोर्ट्स का पीरियड होता है ना, जब तो रमत गमत के लिए बच्चे तो चले जाते, लेकिन मैं नहीं जा पाती थी। तो टीचर्स लोग मुझे हेल्प करते थे कि आप हमारे पास आ जाओ, और आपको जो अगरे सम्स है, अगरे क्वेश्चन से जो समझ में नहीं आता है ना, वो आप हमसे पूछ लो और हमसे सीख लो। तो गुरुजनों का भी सपोर्ट रहा, माता पिता का भी सपोर्ट रहा, और दोस्त लोगों का भी। वो मैं जब भी स्कूल जाती थी ना दफ्तर लेके क्रचिस के साथ, तो वो लोग मुझे इतना हेल्प करते थे, मेरा दफ्तर ले लेते थे, क्लास में जहाँ पर मैं बैठती थी ना वहाँ तक मुझे पहुँचा देते थे। तो दोस्त लोगों का भी मुझे सपोर्ट रहा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको जीवन में सबका सपोर्ट चाहिए होता है। एज ए नॉर्मल और एज ए हैंडीकैप है तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। तो घर वाले का भी, बाहर वालों को भी, सबका आपको सपोर्ट चाहिए। सबका साथ मिलता है तो एक हैंडीकैप व्यक्ति का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, और वो समाज को एक उदाहरण रूप बन सकता है, समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में भी सहाय कर सकता है। वो जब भी मुझे मुश्किल आती है, कभी कभी ऐसा नहीं कि हम बस सेल्फ मोटिवेटेड रहते ही है, कभी कभी ऐसे दुख आते हैं तो मैं ऐसे डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो तभी मेरे
माता पिता मेरे एक आधार स्तंभ बनकर रहते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपका जीवन है तो जीवन एक संघर्ष ही है, आपको हर एक डगर पे संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो क्या सूचित करती है, जीवन में उतार चढ़ाव तो होगा तभी आप जिंदा है ऐसा लगता है, लेकिन सीधी लाइन हो जाएगी उसका मतलब है आपके उसमें जीवन नहीं है। तो संघर्ष है तभी आपका जीवन है, आपको संघर्ष का सामना करते करते अचीवमेंट्स करते जाना है और आगे बढ़ना है, बस यही ज़िंदगी है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने कहा कि आपको लाइफ में बहुत ही ग्रेटफुलनेस के साथ में आपको सब लोग अच्छे ही मिले हैं, लेकिन क्या कभी किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा कि कोई भेदभाव हो रहा है? वैसे तो आजकल लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है, तो ये बहुत कम देखने मिलता है, लेकिन क्या कभी भी ऐसा लगा है? हाँ, जब मैं छोटी थी ना तब ऐसा लगता था, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि आपको हैंडीकैप, वो खुद इतना जूझ रहे हैं अपनी लाइफ से कि उससे आगे बढ़ना है, नॉर्मल लोगों की लेवल में आना है, लेकिन वो जो समाज के लोग हैं ना उसको हाथ पकड़कर साथ में नहीं ले जाते। वो क्या सोचते, इसको ये तकलीफ़ें छोड़ दो, इसको रहने दो, है ना। तो वो साथ देते तो हम उनके साथ चल पाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है, जैसे कि मैं जब छोटी थी स्कूल में पढ़ती थी तो कोई बच्चे मेरा सपोर्ट, दोस्त लोग ही वो मुझे सपोर्ट करते थे, लेकिन कोई बच्चे ऐसे थे वो चिढ़ाते थे, जैसे कि हैंडीकैप लोगों को गुजराती में ऐसे बोलते हैं, ये तो लंगड़ी जा रही है, ये क्या कर रही है, ज़ोर ज़ोर से चिढ़ाते थे। तो अभी मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन अभी लोगों में इतना अवेयरनेस आई है, स्कूल में भी छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं उसको हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो उन लोगों का भी कॉन्फिडेंस रहता है। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हम किसी के ऊपर आ जाए, लेकिन समाज के लोग हमें उनके साथ पैरेलल में गिने ना तो भी हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और हम आगे कुछ इतना अचीव कर लेते हैं ना कि बहुत अच्छा लगता है फिर अचीवमेंट के बाद। अभी हमने इतनी सारी बातें करी और आपको बहुत सारी चीज़ें जानने भी मिली। अब अमनदीप कौर जी जो कि एनजीओ चलाती हैं दिव्यांग सखी सहेली नाम के, तो उनसे भी बात करते हैं कि मैम आपने कैसे शुरुआत करी है इस एनजीओ की और आपकी क्या प्रेरणा रही है लाइफ में? मुझे जॉब में इतना मज़ा नहीं आया, वो मेरा एक ऐसा था कि जो मेरी हॉबी है ना उसके साथ ही कुछ किया जाए। तो जैसे मेरा सिलाई का था, एम्ब्रॉयडरी का था, मैंने फिर उसको ही अपनाया। मैंने घर पे फैशन डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट किया बुटीक की तरह, और साथ में मैंने ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट की। तो वहाँ से मेरा एक चालू हुआ। हाँ, मुश्किलें मुझे हर जगह पर आई हैं, क्योंकि बस में जाना तो भी चढ़ना, बस को देखते रहो कि कब भीड़ कम होगी, तब मेरी बारी आएगी, तब मैं चढ़ पाऊँगी, क्योंकि गिरने का भी डर रहता था। और कैलीपर जब पहनो तो गिरने का थोड़ा ज़्यादा डर रहता है, बैलेंस हिल जाता है। तो उस हिसाब से काफ़ी मुश्किलें आई, लेकिन साथ देने वाले भी बहुत थे जिन्होंने इन मुश्किलों को मेरे लिए आसान किया। फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, फिर जो बाहर के लोग भी थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। सब सपोर्ट करते हैं और डिसेबल्स की तकदीर इतनी अच्छी होती है, 50% को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। हाँ, लेकिन जो गांव देहात ऐसे लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। फिर जब अपनी ये स्थिति देखती गई और बाद में जाके सोचा कि जब मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतना मैंने कैरियर बनाया, तब भी मुझे तो प्रॉब्लम्स आई हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं, गरीब होते हैं, और स्पेशली लड़कियां, उनको कितनी प्रॉब्लम्स आती होंगी, क्योंकि लड़की होने के साथ और भी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। वो एक नॉर्मल लड़की को नहीं आती, वो एक विकलांग लड़की को भी बहुत आती हैं, क्योंकि लोगों की अब नज़र विकलांगों के लिए कुछ अलग नहीं होती, उसके लिए तो लड़की लड़की ही है। तो वो चीज़ें भी बहुत सहनी पड़ती हैं। जॉब जाओ तब भी कुछ सहो, बाहर कुछ सीखने जाओ तब भी सहो, तो वो चीज़ें तो आती हैं, वो अभी तक भी शायद बंद नहीं हुई हैं। तो वो सोच के मैंने ये सोचा क्यों ना काम किया जाए कि एक एनजीओ खोला जाए जिसमें स्पेशली लेडीज़ को मुझे आगे करना है। तभी मैंने नाम दिया दिव्यांग सखी सहेली। आप जैसे कि आपको भी अपनी लाइफ में बहुत सपोर्ट मिला है, इसके साथ साथ क्या गवर्नमेंट द्वारा कोई ऐसी स्कीम होती है, कोई ऐसा सपोर्ट होता है जिसमें आपको ये रास्ता जो है थोड़ा सा आसान बन जाए? आज बहुत सारी गवर्नमेंट हमें हेल्प कर रही है। मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं दिव्यांगों के लिए। हर जगह पर साधन सहाय होते हैं, हर जगह पर मशीन्स मिलती हैं। हम अपना काम, हम अपना जो भी हम सीखे हैं वो काम के लिए हमें जो भी हेल्प चाहिए गवर्नमेंट हेल्प करती है। जैसे शादी भी अगर विकलांग से करता है
तो उसे भी कुछ अमाउंट मिलती है जिससे वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट शादीशुदा की लाइफ स्टार्ट कर सके, अपने घर को जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो ले सके। इसलिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, मुझसे ज़्यादा आपको राजेंद्र भाई बताएंगे क्योंकि ये हमारे सीनियर हैं और बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और सही में हमारे लिए ये दोनों एक मोटिवेशन है। जी सर आप बता दीजिए, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इन स्कीम्स के बारे में नहीं पता होता है, और जैसे कि आप ये सोशल वर्क कर ही रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवेयरनेस फैलानी है, तो जो भी स्कीम्स हैं और जिसका लाभ अगर आपने भी उठाया हो उस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। पहले से अभी तो बहुत ज़्यादा स्कीम हो गई है। अभी स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, और कैंप हो रहा है यहाँ जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम है ADIP स्कीम के हिसाब से यहाँ बार बार एक महीने के अंदर तो हर एक तालुका में कैंप हो रहा है। तो वहाँ डिसेबल को व्हीलचेयर है, इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल दे रहे हैं, कैलिपर्स दे रहे हैं, क्रचिस दे रहे हैं, वो सब दे रहे हैं। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम है जिसमें वो लोग 20,000 के अंदर स्विंग मशीन है, बहुत कुछ ट्रेड के लिए वो दे रहे हैं। और अब लेकिन इसमें क्या है कि जितना अवेयरनेस बढ़ेगा, लोगों को जितना मालूम पड़ेगा उतना लाभ अच्छा रहेगा। बहुत गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है। पहले तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली थी वो बस पास और वो तो सबने हमने अवेल किया है। स्कॉलरशिप भी दे रहा है गवर्नमेंट, पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी दे रहा है। और अभी तो जो अनएम्प्लॉयड डिसेबल है वो हर स्टेट के हिसाब से पेंशन भी दे रहे हैं। अमाउंट कम है और एक उसमें BPL का जो क्लोज रखा है वो आई थिंक मैं गवर्नमेंट जब जैसे मैंने बताया था कि क्या करना है तो उसमें BPL का क्लोज है कि 20 के नीचे जो BPL का आता है उसको ही मिलता है पेंशन। गवर्नमेंट द्वारा क्या सुधार होने चाहिए और दिव्यांग जनों के लिए, तो मैम आपसे शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आप अपने ओपिनियंस दीजिए कि क्या चेंजेस जरूरी हैं गवर्नमेंट द्वारा। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि गवर्नमेंट के द्वारा तो बरोबर है, लेकिन जब भी कोई संस्था चलाता है, जो लोग संस्था चलाते हैं ना, तो उनको भी एक सोचना चाहिए कि हमें ऐसा सेमिनार रखना चाहिए। मेरे को तो सब पता होता है कि चलो भाई गवर्नमेंट का ये स्कीम है, ये स्कीम है, तो मैं सबको पर्सनली मैसेज करती हूँ जहाँ लोग को पता नहीं चलता है उस स्कीम के बारे में। तो ऐसा कुछ मैं ऐसा बोलती हूँ कि सब संस्था वाले को यही ऐसा कुछ सेमिनार ये सब कुछ रखना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा तो हमें काफ़ी कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा और चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो सुगम्य भारत अभियान है उसी के तौर पर विकलांगों को भी बाहर जाना है, सबके साथ में रहना है, इक्वालिटी के हिसाब से उसको भी बाहर घूमना है, ऑफिस भी जाना है, जॉब भी करनी है, NGOs भी चलाने हैं, तो फिर वो वहाँ जा सके, वहाँ तक जा सके, उसके लिए सुगम्यता होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं कहीं पे जाऊँ, उसका ऑफिस ऊपर है तो मैं सीढ़ी तो नहीं चढ़ सकती, तो कहीं पे ऐसी लिफ्ट होनी चाहिए या फिर स्लोप ऐसा होना चाहिए, रैंप होने चाहिए, वो हाथ से पकड़ने वाली रेलिंग के साथ, और वो भी ऐसे कई जगह पे बना देते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। सब जगह पे अभी सारे बिल्डिंग में वो स्लोप बनाने हैं, रैंप बनाने हैं, लेकिन वो ऐसा ऊंचा बनाएंगे ना कि नॉर्मल लोग भी उसको चढ़ने में तकलीफ करते हैं। उसका एक प्रॉपर नाप है कि आपको 1 फुट हाइट का रैंप बनाना है ना, तो उसको 12 फुट तक लंबाई लेनी है, उसी हिसाब से रैंप बनाना चाहिए, तभी कोई व्हीलचेयर पर्सन भी है या फिर ऐसे क्रचिस वाले लोग भी है, वो आराम से स्लोप चढ़ के ऊपर जा सकेंगे। मैं यही कहूँगी कि जैसे NGOs हैं, तो NGOs वालों को भी ये होना चाहिए कि वो गांव-गांव जाएं और उन्हें जो भी कैंप लगता है वो बताएं। अभी गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो कुछ गवर्नमेंट ने जब NGOs को किया है कि NGOs काम करें, कुछ उन्हें सर्टिफाइड किया है, तो उनका भी ये एक बनता है कर्तव्य कि आप अवेयरनेस फैलाओ कि कहाँ पर कैंप लग रहे हैं, कहाँ विकलांग को क्या मिल रहा है, ताकि हर विकलांग के पास ये संदेश पहुंच सके और हर एक की ज़रूरत पूरी हो सके। दूसरा मैम, रेलवे में मैं गवर्नमेंट से बस ये कहूँगी कि जो रेलवे है ना, उसमें विकलांगों के लिए फैसिलिटी ना के बराबर है। हाँ नहीं, ना के बराबर है, ठीक है। मैं खुद अभी गई हूँ, मैं हमेशा AC कोच करके जाती हूँ, बट इस बार मैं स्लीपर में गई और स्लीपर की हालत ऐसी देखी। आप या तो विकलांगों को रिजर्वेशन दो ही मत, देते हो तो ये सोचकर दो कि उसको प्रॉब्लम होगी या नहीं। अब कोई फेस्टिवल का टाइम होता है, कोई ऐसा टाइम होता है
तब हम लोग सीट बुक करवाते हैं। तो जैसे हम सीट पर जाते हैं ना, पहले तो कोई हमें सीट पर नॉर्मल बैठने नहीं देता। वो ये कह देता है हमारी हमारी है, ये कह देता है। अब हमने भी की है रिजर्व 2 महीने पहले, तो सामान तक नहीं मैम रखने देते। ठीक, कैसे भी करके एडजस्ट करो। फिर रात को हर जिसको भी वेटिंग लिस्ट मिली होती है वो हमारे पैरों पे सो जाते हैं नीचे। अब ये विकलांग उठकर कैसे जाएगा वॉशरूम? वॉशरूम रोक के रखो 2 दिन तक। ये मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ आपको, जो इस बार मेरे साथ हुई है। ठीक है, तो हम वॉशरूम तक भी नहीं पहुंच सकते। विकलांग कोच हमारे लिए एक अलग बनाई गई है, उसमें जाकर आप सीटें देखो, गिनती की सीटें 6-7 है, बाकी को नीचे बैठना पड़ेगा। दूसरा, पहले ही अंदर बैठ जाते हैं, भर जाते हैं, आई एम स्टाफ मेंबर, किसी को भी पूछो, पुलिस का हूं, स्टाफ मेंबर हूं, ये कह के बैठ जाते हैं। अब उनको कैसे उठाया जाए? जो बेचारा नीचे बैठता है, जो गरीब रहता है ना, उसको तो देख के ही बोल देते हैं चलो निकलो, क्यों बैठे हो इधर, निकलिए। मतलब ये थोड़ा रेलवे में विकलांगों के लिए ना बहुत समस्या आ रही है। और मैं इस बार जानबूझकर ही स्लीपर में गई, मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ, पर मुझे इस बार देखना था, बहुत टाइम के बाद मैं स्लीपर कोच में गई कि क्या। और फिर मैम वॉशरूम जाओ, वॉशरूम में नीचे तक मैम पानी, गंदगी। अब चलो मैंने कैलिपर पहना है, मैं खड़ी होके जा सकती हूँ। अब मान लो जयश्री जी हैं, ये रेंगकर चलती हैं, तो रेंगकर जाने वाला पर्सन वॉशरूम में कैसे जाएगा? हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा ही विकलांग ने रेलवे से रिक्वेस्ट की है कि विकलांग के लिए कुछ कीजिए। और मैं स्पेशली, अब तो रेलवे अडानी जी के हाथ में है, तो उनको रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बेचारे कहाँ कहाँ देखें, किस किस को देखें। तो अडानी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज विकलांगों के लिए स्पेशली कुछ रेलवे में चेंजेस लाएं। मुझे अभी भी दिव्यांगों को एक बात बोलनी है कि आप पढ़ो, खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि गवर्नमेंट आपको जॉब पर लेने के लिए मजबूर बन जाए। रिजर्वेशन की कैटेगरी में आप फर्स्ट आओ, इतना सारा पढ़ो। और पेरेंट्स को भी मैं बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों को इतना अच्छा सा पढ़ाए कि उसको किसी के ऊपर डिपेंड रहना ना पड़े। और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि विकलांगों को एक इस तरह से अपना वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए अपने आप को, कि जैसे कि सुना है ना कि खुद ही को कर बुलंद उतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, इतना सेल्फ मोटिवेटेड बने कि हम सब कुछ नॉर्मल से भी ज़्यादा अच्छे से कर सके। जिंदगी को जीने का सही तरीका ही ये है कि कभी हिम्मत ना हारे, क्योंकि मुसीबतें तो आती जाती रहेंगी। कभी भी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं होगी जो आपके फेवर में होगी, लेकिन बात यही है कि आप उस सिचुएशन से डील किस तरह से करते हैं। चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो या चाहे कोई डिसेबिलिटी के साथ में हो, आज आपको इस सेगमेंट के बाद में ये बात पता चल ही गई होगी। हम अपनी लाइफ में कई सारे काम पेंडिंग छोड़ देते हैं, कई गोल्स को छोड़ देते हैं, बहाने बनाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन की कमी होती है, फिर चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो पूरा पर्पस था, आज के खास दिन पे, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के दिन पे, पूरा पर्पस यही था कि आप तक ये मैसेज पहुँचे कि बहुत ज़रूरी है समाज में कुछ सुधार का होना। बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास जो ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह से विकलांग है, किसी भी तरह से दिव्यांग है, तो उन लोगों की जितनी हो सके आप उनको सपोर्ट कीजिए। और अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें ये फील मत कराइए कि वो समाज से अलग है। वो भी हमारी तरह इक्वल हैं और वो इक्वल बनकर ही रहना चाहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं आपसे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये अवेयरनेस अपने तक रखेंगे और अपने आसपास के लोगों तक भी अवेयरनेस पहुंचाएंगे। अगर आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और VNM TV को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।